हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आज मैंने भई अपना नाश्ता पहले कर लिया है क्योंकि पिछली दफ़ा कुछ बहनों के कमेंट्स आए थे कि बहन प्लीज़ नाश्ता कंप्लीट कर लो और फिर बात कर लो। तो मुझे लगा कि शायद आप लोगों को नागवार गुज़र रहा है। एनीवे, तो आज की जो वीडियो है बहुत ही ख़ास होने वाली है। और ख़ास किस तरह से होने वाली है, क्योंकि ये मास्टर्स में एडमिशन वाले जो स्टूडेंट्स हैं, जो लाइनों में कतारों में इंतज़ार कर रहे हैं, ये वीडियो उनके लिए है। और जो बीएस के 5वें, 6ठे, 7वें, 8वें सेमेस्टर में है, ये वीडियो ख़ास तौर पे उनके लिए है कि वो अपना माइंड मेकअप कर बैठें कि उन्होंने पाकिस्तान से बाहर जाके पढ़ना है, कैसे एडमिशन लेना है, क्या स्टेप्स होंगे, एवरीथिंग आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो इस वीडियो को आपने शुरू से एंड तक लाजमी देखना है, क्योंकि अगर कोई स्टेप स्किप हो गया, क्योंकि मैंने ये कोशिश की हुई है, ये देखें जी मेरे पास डायरी है, इसमें सारे क्वेश्चंस आपके लिखे हुए हैं, आपके कमेंट्स जो मैं वहाँ पे देखती हूँ। स्क्रीनशॉट लेने की बजाय मैंने आपको बताया मैं ओल्ड स्कूल से बिलोंग करती हूँ, मुझे नोट करना, डायरी में लिखना पसंद है। तो मैं सवालात डायरी में मैंने नोट किए हैं जो आप लोगों के फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, आज हमने उनको कवर करना है और आपको A to Z बताना है कि किंग फहद यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड मिनरल में आपको एडमिशन कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, किस तरह आप यहाँ पे आएंगे और मेरे साथ चाय पियेंगे। ठीक हो गया। इसके साथ साथ हमने करनी है कुछ दिल की बातें। दिल की बातें क्या करनी है वो ये दिल की बातें ही समझ लें। जब मैं मास्टर्स की स्टूडेंट थी और बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी ऑफ मुल्तान में पढ़ रही थी, और उस वक्त आपको मैं अपनी जहनी कैफियत बताती हूँ कि मैं क्या सोचती थी। मुझे लगता था कि शायद जो पाकिस्तान से बाहर जाके पढ़ते हैं वो बहुत ही कोई ज़हीन फ़तीन किस्म के इंसान हैं, वो कोई खलील जिब्रान के कज़न्स हैं जो या फिर अरस्तू के कोई रिश्तेदार हैं जो पाकिस्तान से बाहर जाते हैं। तो भाई हम तो बाहर जा ही नहीं सकते, हमारा तो जीना मरना सब कुछ इसी ज़मीन पे होना है। तो हमें जो है एडमिशन पाकिस्तान में ही कहीं मिल जाए तो ये एक बहुत बड़ी बात होगी, हमें पाकिस्तान वाले ही एडमिशन दे लें एक बहुत बड़ी बात होगी। बाहर वालों ने तो हमें क्या ही कंसीडर करना। इसे कहते हैं सेल्फ़ रिजेक्शन। सेल्फ़ रिजेक्शन करने में हम बहुत माहिर हैं। हम कहते हैं कि भाई हम किसी से बेइज्जती क्यों कराएं, हम अपनी बेइज्जती खुद करेंगे। तो हम खुद को डीमोटिवेट और डिग्रेड खुद करते हैं, हम किसी को मौका आने ही नहीं देते। तो प्लीज़ मेरी आप सब लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट है, सेल्फ रिजेक्शन से बाहर निकल आएँ। वो एक बहुत ही अच्छी खातून है, उनका नाम है करीना कपूर उनका एक बड़ा ही फेमस डायलॉग है कि मैं अपनी खुद की बहुत फेवरेट हूँ। तो इसलिए आप लोग भी अपने अपने फेवरेट बन जाएं, खुद को वैल्यू करना सीखें। अब तक की लाइफ में मैंने भी यही चीज़ लर्न की है कि जब आप अपनी बजाय दूसरों को ज़्यादा वैल्यू देते हैं ना, यकीन करें कि आपकी वैल्यू कुछ नहीं रहती। इसलिए पहले खुद को वैल्यू दें, उसके बाद दूसरों के बारे में सोचें। ठीक है, तो खुद को वैल्यू करना सीखें, खुद को हरगिज़ नकारा मत समझें। मेरी सिस्टर जो है ना, जब कभी मैं थोड़ी मायूसी की बातें करती होती थी या मेरे को बात ऐसी कर देती थी कि भाई डिसहार्ट हो गए, तो मेरी सिस्टर मुझे बड़े प्यार से एक लाइन कहती होती हैं कि यार मैं अपना नाम तो कह लूँ, रज़िया लेट्स सपोज मेरा नाम रज़िया है रज़िया देखो, हमारा भी तो कोई मकसद होगा ना दुनिया में आने का। तो अल्लाह ताला ने हमें बेमकसद पैदा नहीं किया, तो ख़ुद को वैल्यू दो। उनकी ये लाइन मुझे बड़ी प्यारी लगती है कि यार हम बेमकसद नहीं हैं, अल्लाह ताला ने हमारा कोई ना कोई जो दुनिया में भेजने का मकसद तो है। अच्छा, और मेरे ख्याल में एट दैट टाइम व्हेन आई वाज डूइंग मास्टर्स या व्हेन आई वाज डूइंग MSc, तो मुझे किसी ने इस तरह से आके गाइड नहीं किया। मुझे किसी ने, हाँ, डॉक्टर नजमुल हक, क्रेडिट गोज टू हिम, उन्होंने हमें ये ज़रूर कहा कि हायर एजुकेशन का सोचो, ये ज़रूर कहते थे। और वो शायद ये समझते थे कि उनके स्टूडेंट्स बड़े कोई जीनियस किस्म के हैं, वो खुद ही हंटिंग वगैरह कर लेंगे। लेकिन हम वो स्टूडेंट्स थे कि जो उंगली पकड़ के चलाने वाले लोग होते हैं ना। हम पाकिस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं, हम बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं दूसरों पे। हम कहते हैं कि हमें सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल जाए और हमें मुकम्मल A to Z गाइडेंस मिले, फिर ही शायद हम कुछ कर सकेंगे। तो चलो कोई बात नहीं, इस काम के लिए मैं हूँ ना। और अगर ये सिलसिला जारी रहना चाहिए। अगर अल्लाह ताला आप लोगों को किसी मुकाम पे पहुंचा देते हैं, तो मेरे ख्याल में फिर अल्लाह ताला आपको ये जिम्मेदारी सौंपते हैं कि अब आप आगे किसी और के लिए वसीला बने। तो आप भी दूसरों के लिए वसीला बने और दूसरों को गाइड करें। तो ये है कि सारी दुनिया अल्लाह की है। तो अगर हम पाकिस्तान में पैदा हुए हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान की सरजमीन, सिर्फ हमने वहीं का रिस्क खाना है या सिर्फ हमारा हक जो है सिर्फ उसी ज़मीन पे है। नहीं, अल्लाह ने पूरी ज़मीन आपके लिए बनाई है, पूरी दुनिया आपके लिए बनाई है। उसको एक्सप्लोर करें और प्लीज़ 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 अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें और इंडिपेंडेंट होने की एक सेंस डेवलप करें। और
कोशिश करें कि जल्द से जल्द अपने वालिदैन के ऊपर बोझ बनने से जो है वो क्या करें, लाइन ज़रा काफ़ी शुद्ध उर्दू हो गई गाड़ी, मतलब माँ पे होते बोझ ना बनो, बस अपने इंडिपेंडेंट हो जाओ यार, क्या हो गया, बस इतना ही होता है। एनीवे, ये थी कुछ दिल की बात। और वो अल्लामा इकबाल का शेर है ना कि क्या शेर है वैसे, मैंने ना जोश जज्बात में ना ये लाइन बोल तो दी है, लेकिन मैं शेर शुरू मुझे याद नहीं रहते। वो शेर था, तू परवाज़ शाहीन, ठहर पहले मुझे अल्फाज को जोड़ लेने दो। तू शाहीन है, परवाज़ है काम तेरा, तेरे सामने आसमान और भी हैं। ओ वाह, क्लैपिंग करो भाई इसके ऊपर, ये इस पे तो क्लैपिंग बनती है, क्योंकि मुझे शेर याद नहीं होते और मुझे शेर इतने समझ भी नहीं आते थे। एनीवे, इंटेलेक्चुअल मैं काफ़ी कम हूँ। तो नाउ बैक टू द मेन टॉपिक, वो ये थी अब तक की जो मैंने शेयर की, ये थी दिल की बात। दिल की बात से अब हम आते हैं हकीकत की दुनिया में। तो ये है कि आपने एडमिशन के लिए आना है अगर सऊदी अरेबिया में या फिर किसी भी कंट्री में जाना है, तो आपके पास क्या होना चाहिए। अक्सर यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो आपसे अंग्रेज़ी बोलने का एक सबूत मांगती हैं, जो कि होता है आइल्स की फॉर्म में। तो आप आइल्स दे लें, ठीक है, मेरे ख्याल में 1 साल के लिए वैलिड होता है, ताकि आप उस दौरान अगर कहीं पर एडमिशन अप्लाई करें तो आपके पास कंडीशंस मौजूद हों जो फुलफिल आप कर चुके हैं। आपके पास आपका पासपोर्ट होना चाहिए। मैं आप लोगों को सबको रेकमेंड करूँगी 10 साल वाला पासपोर्ट बनवाओ, 5 साल वाला ना बनवाओ। मैंने भी अब अपना जो तीसरा पासपोर्ट बनवाया है, रिन्यू कराया है, तो मैंने 10 ईयर्स का कराया है, क्योंकि टाइम लेता है हमारे यहाँ रिन्यू होने में भी। ठीक हो गया जी। तो पासपोर्ट और जो आइल्स का रिजल्ट है ये आप अपनी दराज में रखें और उसके बाद अपना सेमेस्टर कंप्लीट करें, और उसके बाद जैसे ही एप्लीकेशन स्टार्ट हों तो आप अप्लाई करें। अच्छा जी, KFUPM में एडमिशन साल में 2 दफ़ा होते हैं। मुझसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। अच्छा, अब जो मेरी प्रीवियस वीडियो थी ना, उसमें सब लोगों ने पूछा जी ये मेरा सब्जेक्ट है तो क्या मैं एलिजिबल हूँ, ये मेरा सब्जेक्ट है तो क्या मैं एलिजिबल हूँ। अल्लाह के बंदो, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाओ और उनकी सब्जेक्ट्स की लिस्ट देखो और उसमें अपने आप को खुद डाल लो। एक बात, एडमिशन के प्रोसेस को एक्सप्लेन करने से पहले एक बात मैं आप लोगों को बता दूँ, अपने बहुत ही मासूम किस्म के स्टूडेंट्स को बता दूं। अगर कोई स्टूडेंट है और उसने फ़र्ज़ किया BS केमिस्ट्री किया है, BS फिज़िक्स किया है, BS बायोलॉजी किया है, बायोलॉजी में भी बॉटनी में किया है, या जोलॉजी में किया है, या बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में किया है, लाइक दैट, तो आपने क्या करना है, आपने ये नहीं समझना कि आपका मास्टर्स में आगे एडमिशन स्पेसिफिकली उसी में ही होगा। आगे जो डिसिप्लिन हैं वो बहुत ही वास्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए अपने आप को रेस्ट्रिक्ट नहीं करना कि भाई अब मेरा बायोमेडिकल इंजीनियरिंग है तो अब आगे भी मैं इसी में ही जाऊंगी या जाऊंगा, ठीक है। आप अपने जो आपने कोर्सेज पढ़े होते हैं, जो आपने थोड़ा बहुत अपना जो नॉलेज आपको अपनी डिग्री से रिलेटेड है, तो वो आपको डिफरेंट डिसिप्लिन्स में फिट कर सकता है। तो खुद को रिजेक्ट मत किया करें कि जी मुझे एग्जैक्टली हाँ, पाकिस्तान में एक और प्रॉब्लम ये बहुत बड़ा है कि HEC हमारी जो हायर एजुकेशन कमीशन है, अल्लाह उन्हें भला करे, वो क्या कहते हैं जी, अगर फ़र्ज़ किया मेरी MSc जो थी वो एनालिटिकल केमिस्ट्री में थी, मेरा BS या MSc वो एनालिटिकल केमिस्ट्री में था, तो वो HEC कहती है कि जी अगे थोड़ी PhD भी केमिस्ट्री में ही हो या एनालिटिकल केमिस्ट्री में ही हो, अगर आप केमिकल इंजीनियरिंग में चले गए हैं या आप मटीरियल साइंस में चले गए हैं तो हम आपको किसी भी यूनिवर्सिटी में नौकरी नहीं दे सकते। तो ये पाकिस्तान में अभी तक वही लकीर के फ़कीर हैं हम लोग। और पाकिस्तान के अलावा जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है वो लोग क्या करते हैं, फिज़िक्स के बैकग्राउंड का पर्सन होगा और बायोलॉजी में PhD करके बैठा होगा, मतलब बायोलॉजी में भी उसका फिर फील्ड वो होगी लाइक कि जो फिज़िक्स का कोई ना कोई डिसिप्लिन, जैसे अगर हम रेडियोलॉजी की बात करें, रेडियो फिज़िक्स की बात करें, तो ये बायो के साथ लिंक करती है ना, आप समझ रहे हो मेरी बात को। तो इस तरह से PhD अगर वो रेडियोलॉजी की तरफ, रेडियोलॉजी से रिलेटेड, रेडियो फिजिक्स से रिलेटेड, रेडिएशंस वाली फिजिक्स से रिलेटेड आ जाती है, तो वो कहीं ना कहीं बायो में कन्वर्ट हो गया ना, मेडिकल से कनेक्शन आ गया उसका। तो फील्ड्स जो हैं आपस में लिंक होती हैं, ठीक है, उनका आपस में कोई ना कोई कनेक्शन होता है। लेकिन हमारी हायर एजुकेशन कमीशन ये कहती है कि सीधा सीधा जिदे विच तुहाडा BS है, MSc है, MPhil है, PhD भी उसी में हो तो आप एलिजिबल हो असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब के लिए, वरना आप नहीं हो। अब मेरे साथ ये हुआ कि मैंने केमिकल इंजीनियरिंग का मुझे टाइटल के साथ PhD की डिग्री मिल गई शंघाई जाता हूँ यूनिवर्सिटी में। मैं तो उसे रोना पिटना पा लिया, मैं चली गई इंटरनेशनल ऑफिस। मैं बात बाद में करूँ, रोऊँ पहले, मैं उनसे कहूँ जी मेरा तो BS MSc MPhil दोनों एनालिटिकल केमिस्ट्री में है, तो तुसी मैंने PhD की डिग्री दे दी थी केमिकल इंजीनियरिंग की। तो ये तो भाई, क्योंकि मेरा जो रिसर्च वर्क था ना वो केमिस्ट्री और केमिकल इंजीनियरिंग का कॉम्बिनेशन था, तो ये तो मुझे वहाँ पे पाकिस्तान में नौकरी नहीं मिलेगी। अल्लाह भला करे उसका इंटरनेशनल ऑफिस वाली का, उसने मेरी बात को अंडरस्टैंड किया
वो गई उनके हेड ऑफिस में, उनको जाके उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि भाई उसने तो रोना पिटना डाला हुआ है कि केमिकल इंजीनियरिंग की डिग्री तो मैं बेच के इसके मैं पापड़ी खाऊंगी पाकिस्तान जाके, मुझे नौकरी तो नहीं मिलनी। देन दे चेंज द टाइटल ऑफ माई डिग्री, उसके ऊपर ट्रांसक्रिप्ट के ऊपर भी केमिस्ट्री आया और मेरी PhD की डिग्री के ऊपर भी केमिस्ट्री आया, और फिर जाके मुझे पाकिस्तान आके अल्हम्दुलिल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो आपने जब एडमिशन सिक्योर करना है पाकिस्तान से बाहर कहीं पे भी करना है, तो कोशिश करनी है कि वो आपकी प्रीवियस डिग्रीज के साथ लिंक ज़रूर करता हो। हाँ, अगर आपने पाकिस्तान से बाहर कहीं सेटल होना है तो फिर कोई मसला नहीं है, फिर आपकी आगे की फील्ड जो मर्जी हो, क्योंकि दुनिया जो है वो बड़ी फ्लेक्सिबल है। हमारे पाकिस्तान में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, ठीक है। ये पता नहीं अब आप लोगों को ये बात मैं कितनी हद तक एक्सप्लेन कर पाई हूँ, अगर किसी को समझ आ गई हो तो बड़ी बात है, क्योंकि ये बात हमें नहीं पता थी, बहुत सारी बातें हमें नहीं पता थी। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि अगर मुझे पता है तो ये मेरा फ़र्ज़ है, अल्लाह ताला ने मुझे ये जिम्मेदारी दी है कि मैं आप सब लोगों को गाइड कर सकूँ, आप लोगों के काम आ सकूँ। चलें जी, हम अब बात शुरू करते हैं एडमिशन से रिलेटेड। तो मैं अब यूनिवर्सिटी का पूरा नाम नहीं लेने वाली, KFUPM बोलूँगी, ठीक है। ऑनवर्ड सारी वीडियो में KFUPM बोलूँगी। अगर आपने वीडियो शुरू से एंड तक देखी है तो आपको पता है KFUPM स्टैंड्स फॉर किंग फहद यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड मिनरल्स। तो KFUPM में एडमिशन जो हैं इनटेक वो साल में 2 दफ़ा होता है, ठीक है। एक होता है फॉल सेमेस्टर और एक होता है स्प्रिंग सेमेस्टर, ठीक है। जो फॉल सेमेस्टर है उसकी एप्लीकेशंस स्टार्ट होती हैं यूजुअली सितंबर में और क्लोज़ कब हो जाती है नवंबर में, यानी कि सितंबर से नवंबर तक का जो टाइम होता है इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। इनका पोर्टल एक्टिव होता है, वो आपकी एप्लीकेशंस रिसीव करेगा, ठीक है। और इनका सेमेस्टर जिसने फॉल सेमेस्टर में अप्लाई किया है, यानी कि सितंबर से नवंबर में अप्लाई किया है, तो उनका सेमेस्टर कब स्टार्ट होगा, अगले साल अगस्त में। समझ आ गई इस बात की, ठीक हो गया। इसी तरह से स्प्रिंग सेमेस्टर जो होता है इनका एप्लीकेशन का पीरियड स्टार्ट होता है फरवरी में, यानी ओहो फरवरी तो आया खड़ा है, यानी कि अगले महीने, ठीक है। और एप्लीकेशंस जो हैं वो क्लोज हो जाती हैं अप्रैल में। उसके बाद आपकी जो सेमेस्टर स्टार्ट होता है वो जनवरी में होता है। यही बात है ना कि वो फिजिक्स की जो स्टूडेंट उसवा मुझे अभी जनवरी में मिली थी, ठीक हो गया, समझ रहे हो इस बात को। तो ये 2 दफ़ा एडमिशन होते हैं। जिन लोगों ने पूछा कि कब एडमिशन होता है, तो अब आप लोग अपनी एप्लीकेशन को स्ट्रीमलाइन करेंगे बेस्ड ऑन योर सेमेस्टर। आप 6ठे सेमेस्टर में हैं, 7वें में हैं, 8वें में हैं, जिस सेमेस्टर में भी हैं, तो आप इस बात को अंडरस्टैंड कर लें कि आपने कब एलिजिबल। और एक बात आपको और बताऊँ, ट्रांसक्रिप्ट्स की बेस पे एडमिशन नहीं होता। अगर आपका डिग्री कंप्लीट हो गई है तो एज अर्ली एज पॉसिबल डिग्री के लिए अप्लाई कर लें। खाली ट्रांसक्रिप्ट पे एडमिशन विद इन पाकिस्तान तो हो जाता है मास्टर्स में, क्योंकि उनको पता है कि भाई हाँ इसका डिग्री आने का टाइम बाकी रहता है। लेकिन अगर आपने पाकिस्तान से बाहर अप्लाई करना है तो खाली ट्रांसक्रिप्ट पे आपका एडमिशन नहीं होगा। आप अपना एडमिशन लेंगे और आपने अपनी डिग्री फ़ौरन अप्लाई कर देनी है, और डिग्री जाके कॉन्वोकेशन का वेट किए बगैर जाके आप अपनी डिग्री जो है वो फ़ी पे करके जो भी प्रोसेस है करके ले लें, ताकि उसकी स्कैन कॉपी अपलोड करेंगे तो कोई भी कंट्री वो आपको मानेगा कि हाँ भी इसके पास वाली डिग्री है, ठीक हो गया। जैसे जैसे रेलिवेंट बातें मेरे जहन में आती जाएंगी, आप एक ना नोटबुक और पेन लेके बैठ जाएं और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं उसको नोट करते रहें, या फिर ये वाली वीडियो डाउनलोड करके रख लें, ठीक हो गया। तो हमने पहला क्वेश्चन कवर कर लिया कि एडमिशन इनटेक कितनी दफ़ा होता है, 2 दफ़ा होता है। उसका भी मैंने आपको टाइमलाइन बता दी। अच्छा जी, उसके बाद ये डिटेल मैं आपसे शेयर कर रही हूँ स्कॉलरशिप बेस की, क्योंकि मुझे पता है पाकिस्तान से बाहर आपने अगर कहीं एडमिशन लेना है, सऊदी अरेबिया में आना है, रियालों में फ़ीस है, भाई हम नहीं पे कर सकते, हमें स्कॉलरशिप चाहिए ही चाहिए है। हमारा मकसद ये है कि हम वालदैन के ऊपर धरती के ऊपर बोझ मत बने, तो हम जो है इंडिपेंडेंट हो। तो आपको जो स्कॉलरशिप मिलता है, आप मास्टर्स के स्टूडेंट हैं, आपको 810 रियाल जो है वो मिलता है स्टाइपेंड हर महीने, आपको पॉकेट मनी देते हैं ये लोग। अलॉन्ग विद दैट 1690 रियाल आपको मिलता है टीए शिप, ठीक है। हर स्टूडेंट को टीए शिप मिलती है, टीचिंग असिस्टेंट वाले बने इसको बोलते हैं, टीए शिप मिलती है। तो ये टोटल कुल मिला के अमाउंट बन जाती है 2500 रियाल, ये हर स्टूडेंट को मिलेगा। और सब्सिडाइज फूड मिलेगा, जिसमें क्या होगा कि 500 रियाल अगर आप इस्तेमाल करें और अगर आप बचत करने वाले इंसान हैं तो 2000 रियाल की आपकी पर मंथ बचत हो सकती है बीइंग अ मास्टर स्टूडेंट। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी इन माई ओपिनियन, क्योंकि पाकिस्तान में तो बीएस करने के फ़ौरन बाद आपको 2500 रुपए की भी नौकरी नहीं मिलती। तो खैर आपका स्कॉलरशिप क्या क्या चीज़ें कवर करता है, आपकी ट्यूशन फ़ी जो है मुकम्मल तौर पे वो कवर होगी, यानी कि आपकी जो कंप्लीट सेमेस्टर फ़ी है वो कवर होगी। मंथली स्टाइपेंड आपको मिलेगा,
फ्री फर्निश्ड हाउसिंग मिलेगी। हमारे पाकिस्तान में क्या होता है कि हम अपनी जब गवर्नमेंट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेते हैं तो मुझे याद है कि एक एड्डा बड़ा बिल बनता होता था सेमेस्टर की फ़ीस का, और फिर उतना ही लंबा बिल बनता होता था आमना हॉल का। समझ रहे हो? तो आमना हॉल को हम अलग पैसे देते थे, कैंपस को डिपार्टमेंट को हम अलग पैसे देते थे, फिर कहीं जाके हमारा एडमिशन हुआ था। यहाँ पे आपको क्या मिलेगी? फ्री फर्निश्ड हाउसिंग। फिर उसके बाद एसेंशियल मेडिकल केयर जो है वो जो यूनिवर्सिटी की पॉलिसी होगी, थोड़े दंद नूं दर्द है, थोड़ी आंख में पानी आ रहा है, थोड़ा कोई भी बुखार हो गया है, तो हल्का फुल्का जो यूनिवर्सिटी के अंदर हॉस्पिटल है और वहाँ पे कंटिन्यूसली डॉक्टर्स बैठे होते हैं, तो जो एसेंशियल मेडिकल केयर है आपको वो भी मिलेगी। टेक्स्ट बुक्स मिलती हैं क्या भी लाइब्रेरी में? वैसे मैं तो मेरा रिकॉर्ड नहीं है ऐसी जगहों पे जाने का, लेकिन अगर आप जाते रहते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। हाँ जी, तो टेक्स्ट बुक्स इसमें कवर होती हैं। फिर सब्सिडाइज मील्स, उफ दैट इज़ द गुड थिंग। सब्सिडाइज मील, इनकी जो एक ट्रे खाने की मिलती है ना, यकीन करो 2 स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी है। 4 से 5 रियाल के अंदर रज के आप खाना खा सकते हैं। नाश्ता का अलग सेशन होता है, मेरे ख्याल में 7 बजे शुरू हो जाता है और 8 बजे तक चलता है, या 8:30 मैक्सिमम, 8:30 नहीं होता, 8:15 तक क्लोजिंग हो जाती है। फिर उसके बाद 12 बजे से लेके 2 बजे तक जो है आपका वो लंच आवर होते हैं। फिर उसके बाद शाम 6 बजे से 8 बजे तक आपका डिनर आवर होते हैं। आपके हॉस्टल से मेस हॉल तक बसेस चलती हैं। उस टाइम में आप बड़े शशके के साथ जाते हैं, खाना वाना खाते हैं, और यूजुअली एक टाइम के खाने से आपका दिल और पेट इतना भर जाता है कि आपको अगर आप लंच ले रहे हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि आप डिनर खाएंगे। एनीवे जो भी है, तो आपको सब्सिडाइज मील मिलता है। फिर सपोर्ट फॉर योर प्रोजेक्ट एंड थीसिस वो भी मिलती है। फिर डिसिप्लिन वाइज, सब्जेक्ट वाइज थोड़ी बहुत स्कॉलरशिप में तब्दीली आ सकती है। ये डिपेंड करता है कि आपका डिपार्टमेंट कौन सा है। ज़्यादा नहीं होगी तब्दीली। इन जनरल जो मैंने इंटरव्यू किए हैं स्टूडेंट से जिनसे मैं मिली हूँ, जो उन्होंने मुझे बताया है, तो ये चीज़ें ज़रूर कवर होंगी सब में। अच्छा जी, अब आ गया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ठीक है, आपकी जो बीएस की डिग्री है ना, उसमें 3 GPA होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और वो एक रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से आपका बीएस होना ज़रूरी है। ठीक है, वैसे तो हमारे पाकिस्तान के अंदर HEC रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट मौजूद है, लेकिन बीच में कुछ केसेस ऐसे भी आते रहते हैं कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी होती हैं जो HEC रिकॉग्नाइज नहीं होती, तो HEC उनको ब्लैक लिस्ट कर देती है। तो काइंडली आप इस बात की तसल्ली कर लें कि आपकी यूनिवर्सिटी जो है वो HEC रिकॉग्नाइज है। ठीक है, उसके बाद है एकेडमिक परफॉर्मेंस। आपकी बहुत अच्छी एकेडमिक परफॉर्मेंस और रिकॉर्ड होना चाहिए। मिनिमम GPA आपका 3 लाजमी होना चाहिए। 2.9 नहीं, वैसे यहाँ पे तो 2.5 इन्होंने शो किया हुआ है ना, गालिबन 2.5 से ऑनवर्ड, बट यहाँ पे एग्जैक्टली नहीं मेंशन। तो एनीवे ये नहीं मैं ढूंढ सकी, लेकिन फिर भी 3 होना ज़रूरी है भाई, कोई 4 बंदों में इज्जत भी शो करनी होती है, तो कोशिश करें कि GPA ज़रा अच्छा ही बना लें। फिर उसके बाद स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट होते हैं इनके कुछ, जो कि उन्होंने चेक करना होता है कि तुहानू अंग्रेजी बोलनी आती है, समझ आती है सारा कुछ। तो GRE, टॉफल, आइल्स, लेकिन मास्टर्स के स्टूडेंट्स के लिए आइल्स रिक्वायर्ड है 6 बैंड के साथ, और ऊपर आ जाए तो क्या ही बात है। तो ये भी जैसे मैंने आपको पहले बताया कि वो जो उसवा स्टूडेंट है फिजिक्स डिपार्टमेंट में, शी सेड कि मैंने 3 वीक्स प्रिपरेशन की थी, फिर मैंने टेस्ट दिया और मेरे 6.5 बैंड आ गया और 6 रिक्वायर्ड था। तो आपको कहीं पैसे भरने की ज़रूरत नहीं है। माँ बाप के ऊपर इस चीज़ का बोझ मत डालें कि जी ओ हो आपका बच्चा तो मुकाबले का इम्तिहान देने जा रहा है तो ज़रा पैसा निकालो। तो बिल्कुल भी पैसा नहीं देना आपने अपने बच्चों को, जो माँ बाप ये वीडियो देख रहे हैं। आइल्स की तैयारी उनसे कहो जी जो हर वक्त आप लोग यूट्यूब पे डेजर्ट डायरी चला के बैठे रहते हो ना। आइल्स के भी आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है ना मिल जाएंगे सेशंस और रिकॉर्डेड वीडियोस, और जो भी टीचिंग की जो भी लोगों ने अपलोड की हुई है आइल्स की तैयारी के लिए, तो आप उनको देखें, अपनी तैयारी करें, सेल्फ प्रैक्टिस करें, मिरर के सामने खड़े होकर बोलें। यकीन करें कि जब आप मिरर के सामने खड़े होंगे और शीशे में जो शख्स आपको नज़र आ रहा होगा वो आपको जज नहीं करेगा, ये बात मेरे से लिखवा लो। अच्छा, तो आपको एक मज़े की बात बताऊं, मैं जब MSc की स्टूडेंट थी ना, मुझे पता नहीं क्यों बचपन से अंग्रेज़ी बोलने का बड़ा शौक था। आई डोंट नो वाई, मुझे क्यों था, लेकिन मुझे शौक था भाई, ये हकीकत है। तो मैं क्या करती थी, जब छुट्टी पे हम घर आए होते थे, मेरी सिस्टर पंजाब यूनिवर्सिटी से घर गई हुई होती थी और मैं बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी से गई होती थी, तो मैं और मेरी बाजी हम कहते थे यार गलत बोलो सही बोलो, हम ना क्लॉक देख के हम कहते थे चलो हम पूरा आधा घंटा ना अंग्रेज़ी में बात करेंगे। अब ये और बात है कि आधे घंटे के अंदर जो है ना 30 मिनट्स में 15 मिनट तो हम लेट के हंसा करते थे, क्योंकि हम इतनी गलत अंग्रेज़ी बोलते थे, लेकिन खुद को एक फ़्लो में लाने के लिए हम आपस में कॉन्वर्सेशन करते थे। यकीन करें बहन भाई, आप को जज नहीं करते। आप अपने बहन भाइयों से बात करने की प्रैक्टिस करें, आप मिरर के सामने प्रैक्टिस करें, आप अपने पेरेंट्स के साथ बात करें।
जो अभी जेन जी चल रही है ना, इस जनरेशन में तकरीबन सभी के पेरेंट्स पढ़े लिखे हैं, तो आप उनसे अंग्रेज़ी में बात कर सकते हैं, कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं। यकीन करें इसी तरह से तैयारी हो जाती है और बड़ा मज़ा आता है। अच्छा जी, उसके बाद है लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस। आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। आप जिस इदारे में इस वक्त आप पढ़ रहे हैं, अपने ही असिस्टेंट प्रोफेसर या किसी प्रोफेसर या HOD उनसे रिकमेंडेशन लेटर बनवा लें, उनसे साइन करा लें, उनकी स्कैन कॉपी अपने पास रख लें। लेटर ऑफ रिकमेंडेशन क्या होता है, कैसे बनाते हैं, कैसे लिखवाते हैं, कैसे साइन करते हैं, सारा कुछ क्या है, इसको भाई खुद ही तलाश कर लेना। यूट्यूब के ऊपर बेतहाशा आपको मटेरियल इसके ऊपर भी मिल जाएगा। मैं इसके ऊपर बोलना शुरू करूँगी तो 15 मिनट इसी में लग जाएंगे। सो यू नीड 2 रिकमेंडेशन लेटर्स, और कोशिश करें कि आप किसी ऐसे पर्सन से रिकमेंडेशन लेटर बनवाएं कि जब यूनिवर्सिटी उस रिकमेंडेड पर्सन को कॉन्टैक्ट करे तो वो बंदा उसको रिप्लाई करे। यस, रिकमेंडेशन लेटर का मतलब ये होता है कि जब आपकी एप्लीकेशन पोर्टल पे जाती है और एडमिशन वाले आपकी एप्लीकेशन को प्रोसेस करते हैं, तो जिसका रिकमेंडेशन लेटर आपने अपलोड किया है वो उसको ईमेल करते हैं कि आप हमें वेरीफाई कर दें कि ये स्टूडेंट आपका है, इसने ये कोर्सेज पढ़ रखे हैं और ये क्लेम कर रहा है कि ये इस यूनिवर्सिटी से है, तो आप प्लीज़ इसका रिप्लाई कर दें। तो वो पर्सन उनको रिस्पॉन्स देता है, उसके बाद आपकी एप्लीकेशन आगे जाती है। जब तक रिस्पॉन्स नहीं आएगा आपकी एप्लीकेशन आगे नहीं जाएगी। इसलिए लेटर ऑफ रिकमेंडेशन किसी बहुत ही एक्टिव किस्म के अपने उस्ताद से लें और जिनकी आपको तसल्ली हो कि वो उनको रिप्लाई करेंगे। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स के जो यूनिवर्सिटीज़ ने मेरे से कांटेक्ट किया और मैंने उनको रिस्पांस दिया अल्हम्दुलिल्लाह। तो आई होप आपके टीचर्स भी ज़रूर करेंगे रिस्पांस। ठीक हो गया जी। फिर स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, तो उसी दसना है कि तुम आ क्यों रहे हो। आपने आके ये नहीं कहना कि हम इसलिए आ रहे हैं क्योंकि हम सैरें करेंगे, हम जो है एंजॉय करेंगे, हम पार्टी करेंगे और हम बहुत फ़न करने वाले हैं और हमें जहाज़ पर ट्रैवल करने का बहुत शौक़ है और हमें अच्छी अच्छी टिकटॉक बनाने का शौक़ है और हम जो है ये सब कुछ करेंगे। नहीं भाई नहीं, आपने स्टेटमेंट ऑफ पर्पस बहुत अच्छी से लिख के बतानी है कि आपका ये बैकग्राउंड है, यू वांट टू एक्सप्लोर इन रिसर्च, यू वांट टू डू दिस डू दैट। मैं ये कहानियाँ नहीं बोलने वाली, इसके भी आपको बहुत सारे टेम्पलेट्स मिल जाएंगे बेस्ड ऑन योर सब्जेक्ट। तो आप अच्छा सा स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, बहुत लंबी कहानियाँ नहीं छोड़ते होते और ऐसी बातें भी नहीं लिखते जो आपकी पर्सनैलिटी या आपकी क्रेडेंशियल्स के साथ मैच ना करती हो। मैं हमेशा यही बात कहूँगी कि इस तरह के लेटर भी, अगर रिकमेंडेशन लेटर है या अगर आपका स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है, आप उसमें वो लाइनें लिखें जिनका आपसे ताल्लुक हो। अगर आप बहुत ही हाई फाई लेवल की कहानियाँ लिख देंगे तो बाद में उसको जस्टिफाई करना मुश्किल हो जाएगा, बेइज्जती ख़राब हो जाएगी। अच्छा जी, फिर जी एप्लीकेशन प्रोसेस आपका स्टार्ट होता है। एप्लीकेशन प्रोसेस किस तरह से स्टार्ट होगा, यानी कि साल में 2 दफ़ा एडमिशन हुए, मैंने आपको क्राइटेरिया बता दिया एडमिशन के लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। फिर एप्लीकेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। ऑनलाइन आपने अप्लाई करना है, इसकी कोई फीस नहीं है अप्लाई करने के लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है। सिर्फ आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, आइल्स का रिजल्ट होना चाहिए, अपनी सारी डिग्रीज होनी चाहिए अलॉन्ग विद देयर ट्रांसक्रिप्ट्स, और यूजुअली BS से ऑनवर्ड्स ही आपकी लगती हैं। मतलब डिग्री तो BS की होती है ना, BS की डिग्री, उसकी ट्रांसक्रिप्ट आपके पास होनी चाहिए। डिग्री के बगैर आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस नहीं होगी। कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है जी, और जो भी स्पेसिफिक टाइम पीरियड होगा कोशिश करनी है कि उसमें जल्दी जल्दी उसको कंप्लीट करें। अपने अपलोड करें तमाम रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, ट्रांसक्रिप्ट्स, टेस्ट स्कोर्स, रिकमेंडेशन लेटर्स, मेनली ये 3 चीज़ें लगती हैं। फिर उसके बाद एप्लीकेशन फ़ी, अगर उस वक्त यूनिवर्सिटी ने कोई एप्लीकेशन फ़ी कह दी हो जो कि 100 रियाल से ऊपर नहीं होगी तो आपको वो पे करनी है। वैसे मेरे अब तक के नॉलेज के मुताबिक कोई एप्लीकेशन फ़ी नहीं होती। आई रिमेंबर 2015 में मैंने 20 के 25,000 रुपये अपनी एप्लीकेशन फ़ी पे की थी PhD में एडमिशन के लिए शंघाई जातोंग यूनिवर्सिटी। और उस वक्त 2015 में बाय द वे डॉलर इतना ऊपर नहीं गया था, तो हमारे उन पैसों की एक वैल्यू थी, तो वो एक हैवी अमाउंट थी जो मैंने पे की थी। तो एनीवे आपको तो फ़ी भी कोई नहीं पे करनी। फिर उसके बाद आपका रिव्यू का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। एप्लीकेशंस जो हैं वो एडमिशन कमेटी जो है वो उसको देखती है, आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाता है। अगर आप मैच करते हैं उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, ठीक है, और अगर आपकी एप्लीकेशन में कोई एरर होगा, कोई चीज़ आपको द मार्क नहीं होगी, तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। आपको नुकसान इसलिए कोई नहीं है क्योंकि आपने कोई फ़ी वगैरह भी नहीं पे की हुई। हाँ, परेशान हरगिज़ नहीं होना। और उसके बाद अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं, शॉर्ट लिस्ट हो जाते हैं, तो फिर आपको एक ईमेल आएगी जिसमें आपको एक इंटरव्यू के लिए कहा जाएगा। इंटरव्यू किस तरह का होगा, कैसे होगा, टाइम वगैरह एवरीथिंग वो एप्लीकेशन में मेंशन होगा। और जब आप इंटरव्यू दे देंगे तो उसके बाद आपका एडमिशन का डिसीजन आ जाएगा। डिसीजन जो होते हैं ना वो ईमेल के ज़रिए से आपको बताए जाते हैं कि आप यहाँ के लिए सिलेक्ट हो गए हैं, तो चलो जी तुसी अपना बक्सा तैयार करो तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ अपने जोड़े छोड़े रखो। जो लड़कियां आएंगी, फीमेल्स आएंगी, तो उनको मैं रिकमेंड करूँगी कि तुसी चले जाओ किधर दे, हाय हाय, कपड़े की एक ब्रांड है यार, उनके बाया बड़े बड़े प्यारे हैं, मैं वहाँ से लेके आती हूँ।
हाई एथनिक नहीं, एथनिक नहीं है, सैफायर। तो लड़कियां जो हैं वो तो सीधी भागें सैफायर पे जाके वहाँ से अच्छे अच्छे 2-3 अबाया खरीदें। तो फीमेल्स को मैं कहूँगी इतने अबाया बहुत महंगे ने और उनका फैब्रिक भी मुझे नहीं पसंद। बात महंगे की नहीं है, मुझे फैब्रिक नहीं पसंद। तो 4-5 चंगे चंगे अबाया खरीदो, ठीक है जी। तो अरब की खूबसूरती, सऊदी अरेबिया की खूबसूरती की आप आराम से यहाँ पे अच्छे अच्छे अबायास पहन सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद ये है कि एडमिशन डिसीजन हो जाएगा। एक्सेप्टेंस अगर आ जाती है, इफ एडमिटेड, तो आपको कंफर्म योर एक्सेप्टेंस एज इंस्ट्रक्टेड। आपने भी उनको कंफर्म करना है कि हम आ रहे हैं या नहीं आ रहे। ये नहीं है कि यूनिवर्सिटी तो आपको बता देगी और आपने रिस्पॉन्स नहीं देना। भाई आपने भी उनको बताना है कि जी मैं आ रही हूँ, आ रहा हूँ, आई एम ओके। फिर उसके बाद एडिशनल रिक्वायरमेंट जो भी यूनिवर्सिटी आपको कम्युनिकेट करेगी कि अपना मेडिकल कराओ, आपका वीज़ा प्रोसेसिंग होगी, वो ये सारी चीज़ें ये हैं जो आपको वाया ईमेल आती रहेंगी और आपको पता चलता रहेगा कि आपने क्या क्या करना है। फिर आ जाते हैं एप्लीकेशन पोर्टल के ऊपर। मैं आपको एप्लीकेशन का जो लिंक है वो भी इसमें डाल दूंगी, तो आपको ज़्यादा तरद्दुद करने की ज़रूरत नहीं है, बस उस पर क्लिक करें। और मैं आपको एक बात बताऊं, आप लोग ना फरवरी में कोई अलार्म सेट कर लो एप्लीकेशन का, ताकि अलार्म आपको होता रहे और यूनिवर्सिटी की वेबसाइट भी चेक करते रहना। मीनवाइल मैं अपने इंस्टाग्राम हैंडल के ऊपर आपको स्टोरी भी लगा दूंगी कि एडमिशन स्टार्ट है, जल्दी से अप्लाई करो। तो उसके लिए आपको मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। इंस्टाग्राम के ऊपर भी मेरा यही लोगो है, यही जो मेरी ये जो डेजर्ट डायरी चैनल का लोगो है, यही मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, यही लोगो है, यही नाम है। तो आपने वहाँ पे मुझे फॉलो कर लेना है ताकि आप अपडेटेड रहें, ठीक है। इसे कहते हैं अच्छा ठीक है, समझ तो गए हो ना। अच्छा जी, उसके बाद है एडिशनल रिसोर्सेज क्या हो सकते हैं जी। मैं आपको कुछ और लिंक्स भी शेयर कर दूंगी कि FUPM के जो पेजेस हैं, जैसे कि एडमिशन की इन्फॉर्मेशन जहाँ पे आपको शो होती रहेंगी, स्कॉलरशिप डिटेल्स का भी मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट मास्टर्स स्टूडेंट्स, मास्टर्स एडमिशन एट KFUPM। आई होप कि आपको ये इन्फॉर्मेशन जो है वैल्यूएबल लगी होगी, आपके काम आई होगी। इसको सदका जारिया के तौर पे दूसरों से भी शेयर करें। आपके सर्कल में अगर फ़र्ज़ किया आप पहले दूसरे तीसरे सेमेस्टर में हैं और आपका कोई बहन भाई 6-7वें सेमेस्टर तक पहुंच चुका है, तो काइंडली ये उनको शो कर दें, ठीक है। घर का एक फ़र्द अगर बाहर निकलता है तो वो दूसरों को भी गाइड करता है। तो इसलिए आपने दिए से दिया जलाते रहना और जो है खुद को वैल्यू करना सीखो, ठीक है। खुद को वैल्यू करो और थिंक आउट ऑफ द बॉक्स प्लीज़। सेल्फ रिजेक्शन से निकल आए। हम खुद को खुद रिजेक्ट करते हैं, हम दूसरों का इंतज़ार नहीं करते कि हमें को रिजेक्ट करें, हम पहले ही खुद को रिजेक्ट कर देते हैं। जो हमारे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं ना, और जो हमारी कौम है, वो ये कहती है कि हम किसी से बेइज्जती नहीं कराते, हम अपनी बेइज्जती खुद करते हैं, एक दूसरे की खुद ही कर करा के तो फारग होकर बैठ जाते हैं। तो प्लीज़ सेल्फ रिजेक्शन से भी निकलें, खुद के फेवरेट बने, खुद को वैल्यू करें, इंडिपेंडेंट होने की तरफ सोचना शुरू करें और जो है यकीन करें इंडिपेंडेंट होना एक नशा है। और ये एक ऐसा नशा है कि एक गाना आ रहा है ज़हन में लेकिन चलो गा नहीं सकती मैं। अच्छा, तो ये एक बहुत अच्छा नशा है, ठीक है, और ये सबको लगना चाहिए, इसकी एडिक्शन सबको होनी चाहिए ताकि आपके घर वाले, और ये ऐसा नशा है इसका आपके घर वालों को नुकसान नहीं है, ठीक है। ये नहीं है कि आपके घर वाले रो रो के लोगों को बता रहे होंगे हमारे बच्चे को तो इंडिपेंडेंट होने का नशा लग गया, हम बहुत परेशान हैं, हम बहुत परेशान हैं, हमारी तो लाइफ ख़राब हो गई है, हमारे बच्चे को इंडिपेंडेंट होने का नशा हो गया। तो भाई ये वो नशा है जो बड़े खुशी से आपके पेरेंट्स भी दूसरों को बताएंगे कि देखें हमारा बच्चा इंडिपेंडेंट है। अच्छा जी, एक और सवाल अक्सर माओ ने मेरे से किया हुआ था कमेंट्स में कि जो अंडर ग्रेड में एडमिशन है, अगर कोई स्टूडेंट है उसने A लेवल कर लिया है, उसने FSC कर ली है, प्री मेडिकल प्री इंजीनियरिंग, तो क्या वो भी BS के लिए एलिजिबल है? क्या BS प्रोग्राम भी कोई स्कॉलरशिप ऑफर करता है? तो मेरा जवाब उन लोगों के लिए ये है कि देखो बहनों, अगर BS में भी स्कॉलरशिप मिलना शुरू हो जाए तो यूनिवर्सिटी ने कमाना कित्थों है? तो इसमें ज़्यादा स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप नहीं मिलता, लेकिन स्कॉलरशिप मिलता है। अगर आपका बच्चा फ़र्ज़ किया उसने FSC में कोई टॉप क्लास रिजल्ट ले लिया, उसके क्रेडेंशियल बहुत कमाल हैं, उसकी परसेंटेज बहुत हाई है, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि हमारी पाकिस्तान के उस ट्रेंड से निकल आएँ कि अगर प्री मेडिकल है तो हमारे बच्चे ने मेडिकल में ही एडमिशन लेना है, और अगर इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है तो वो पाकिस्तान में कहीं इंजीनियरिंग में एडमिशन ले ले। आपको टारगेट करना चाहिए कि आपका बच्चा बाहर निकले। अगर उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, अगर आउटस्टैंडिंग एक्सीलेंट किस्म की परफॉर्मेंस आपके बच्चे की है, A लेवल्स में उसके सारे स्टार आए हैं, A+ आए हैं, जो भी होता है, और FSC में भी अगर उसने बहुत ही अच्छे नंबर ले लिए हैं, तो उनको आप BS में स्कॉलरशिप के लिए किंग फहद यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड मिनरल में अप्लाई कर सकते हैं। उसकी भी एक स्पेसिफिक एप्लीकेशन का क्राइटेरिया है। उनको भी क्या कुछ मिलता है, फ्री उनकी फुल ट्यूशन फ़ी कवर होती है स्कॉलरशिप में, मंथली स्टाइपेंड में मिलता है, फ्री टेक्स्ट बुक मिलती है, और
उसको जो है अकोमोडेशन अगर अवेलेबल हो तो उसको वो भी फ्री मिलती है, मेडिकल केयर मिलती है और उसके बाद सारी सहूलियात मिलती हैं। फिर ये है उनकी, अच्छा जी क्या क्या था और इनके बारे में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जारी बात है कि अच्छा इनके कुछ टेस्ट होते हैं स्पेसिफिक, इसको आपको प्लीज़ साइट पे जाके चेक करना पड़ेगा क्योंकि मेरी टारगेट आज का टॉपिक था वो मास्टर्स के स्टूडेंट्स को लेके था। तो अगर बीएस में एडमिशन लेना चाहता है कोई स्टूडेंट तो ये सऊदी नेशनल्स के लिए भी इन्होंने कुछ टेस्ट बताए हुए हैं, लेकिन इंटरनेशनल्स के लिए भी खास किस्म का टेस्ट है, जैसे आइल्स हो गया। मतलब आइल्स तो आप क्लियर कर ही रखो ना, भी अंग्रेजी बोलनी आती हो तो आपने इसके लिए भी अप्लाई कर देना है। आपके पास ट्रांसक्रिप्ट होना ज़रूरी है क्योंकि एफए और एफएससी की डिग्री नहीं होती, ट्रांसक्रिप्ट होती है। तो आप ऑनलाइन इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। और अप्लाई कब करना है, इनका भी फॉल सेमेस्टर होता है और जनवरी से फरवरी के दौरान एप्लीकेशन इनकी स्टार्ट होती है और स्प्रिंग सेमेस्टर में जुलाई से अगस्त के दरमियान में होती है। तो ये टाइम पीरियड इनका थोड़ा सा डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू मास्टर स्टूडेंट, तो ये आपने जहन में रखना है। फिर एप्लीकेशन पोर्टल जो है, अंडर ग्रेड एडमिशन पेज जो है उसका लिंक मैं आपसे शेयर कर दूंगी, आपने उसको ज़रूर क्लिक करके देख लेना है। जो स्टूडेंट्स एफए के बाद, एफएससी के बाद आना चाहते हैं या ए लेवल्स के बाद बाहर आना चाहते हैं तो वो भी अप्लाई करने में कोई हर्ज नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, ज़िंदगी में हमेशा दो सिचुएशंस होती हैं, या होती हैं या नहीं होती। या जैसे अगर हम कहते हैं ना फिजिक्स में हमने वो कुछ रूल पढ़े थे कि एक होता है ऑन, एक होता है ऑफ, दोनों सिचुएशंस में कुछ एक ही होगा ना। एडमिशन हो गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ तो भाई कहीं और ले लेंगे। ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है, इसलिए आपने ट्राई ज़रूर करना है और एक्सप्लोर करना है। और मैं आपको एक और बात ज़रूर गाइड करना चाहूँगी, अगर मास्टर्स यहाँ से कर लिया है तो फिर कोशिश करो कि पीएचडी के लिए दुनिया के किसी और कोने में जाओ। जितना ज़्यादा लर्न करोगे उतना ज़्यादा आप खुद को जानोगे, खुद को पॉलिश करोगे और फिर आपकी लर्निंग जो है उसको भी थोड़ा चेंज होना चाहिए। अब जैसे मैंने पीएचडी चाइना से की, टॉप यूनिवर्सिटी से कर ली, मुझे पोस्ट डॉक चाइना में ही मिल गया था, मेरी ही यूनिवर्सिटी में मिल गया था, मेरा इंटरव्यू भी हो गया था और मेरा डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस भी स्टार्ट हो गया था फरवरी 2020 में। यस, फरवरी 2020 तक वो लोग मेरे साथ राब्ते में रहे। उसके बाद कोविड 2019 के दिसंबर में वैसे ही फैलना शुरू हो गया तो फरवरी में पूरी दुनिया लॉकडाउन में चली गई थी, तो मेरा वो एप्लीकेशन प्रोसेस रुक गया और मेरी वो अपॉर्चुनिटी चली गई। उसके भी 6 महीने बाद तक वो लोग मेरे साथ राब्ते में रहे थे, लेकिन जब लॉकडाउन ख़त्म ही नहीं हो रहा था तो फिर मैंने उसको समझा कि अब ये आगे नहीं होगा। फिर मेरी एपी की जॉब हो गई, फिर उसके बाद पोस्ट डॉक के लिए फिर मैं यहाँ आ गई। तो मेरे ख्याल में ये बहुत अच्छा फैसला था अल्लाह ताला की तरफ से। अगर मैं दोबारा वहीं जाना जाती तो मैं वही कल्चर, वही सेटअप, वही लाइफ देखती, लेकिन जो मैं यहाँ पे आई हूँ तो आहा क्या बात है, यहाँ पे आने की तो बात ही क्या है। तो अगर आप मास्टर्स में यहाँ पे आ जाएंगे ना, यकीन करें मुझे यहाँ पे मास्टर्स के स्टूडेंट अपने से ज़्यादा लकी समझ लगते हैं क्योंकि वो मुझसे पहले आए, मुझसे पहले वाली एज में यहाँ पे आ गए। तो उनकी लर्निंग मेरी लर्निंग स्टार्ट हुई थी 2015 में आफ्टर मास्टर्स, और उन्होंने मास्टर्स में लर्न करना शुरू कर दिया। तो इसलिए ये आई होप इस वीडियो से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर मिली है तो इसको लाइक, शेयर, कमेंट, जो वो लाइनें होती हैं वो प्लीज़ आप लोग इसके ऊपर भी अप्लाई कर देना। इंस्टाग्राम के ऊपर, लो जी मेरी स्क्रीन में बोझ गई, इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो ज़रूर करना है, सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे भी इंशाल्लाह साथ साथ शेयर होगी। और ये वाली वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें क्योंकि एडमिशन जो हैं बस वो स्टार्ट होने वाले हैं फरवरी में। तो मैं नहीं चाहती कि ये डेट्स गुजर जाएं और किसी का चांस मिस हो जाए। आइल्स और पासपोर्ट अपने पास रखो और बस सारी दुनिया आपकी है, सारी ज़मीन अल्लाह ने आपके लिए बनाई है। तो बस ये जो सरहदें हैं और ये कंट्रीज़ के जो नेम हैं ये तो हमें दुनिया वालों ने बना रखे हैं। सारी ज़मीन अल्लाह की है और हमारा हक हर जगह पे है। अल्लाह ने आपका रिस्क जहाँ लिखा होगा अल्लाह ताला आपको वहाँ पे लाजमी पहुँचाएंगे। उसके लिए अल्लाह ताला ने आपसे पहले कोशिश करानी होती है और कोशिश हम करने में बिल्कुल नहीं झिझकते। आई होप कि ये वीडियो आपके कुछ काम आई होगी और इंशाल्लाह ज़रूर काम आएगी। और मज़ीद आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो अदर देन दिस वीडियो, अगर अब कमेंट में किसी ने वो सवाल लिखा जो मैं इसमें कवर कर चुकी हूँ तो मैं उसका रिप्लाई नहीं करूँगी, उसको मैं यही कहूँगी कि वीडियो पूरी देखो। और अगर कोई और वाकई ही मुख्तलिफ सवाल हुआ तो मैं लाजमी आपको रिप्लाई करूँगी। और थैंक यू फॉर सपोर्टिंग माई चैनल, और मुझे गाइड करते रहें कि मज़ीद आप किस तरह का कंटेंट देखना चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं कि मैं आपको क्या गाइड करूं। तो यस, मेरे साथ कनेक्टेड रहें। आप लोगों की दुआओं का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और बस अब मैं फंबल कर रही हूँ कि मुझे सांस चढ़ गया, मैं बहुत बोल लिया है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफ़िज़।